इस कार्यक्रम में यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करना नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने की दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में। आज अमित सर की जगह मैं अध्यापन करवाऊंगा और नॉलेज कॉर्नर कार्यक्रम में आप सभी का एबी प्लस टीवी की टीम की ओर से बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। तो हम जिन विषयों पर आज चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं, छोटे छोटे विषयों पर संक्षिप्त रूप से हम जानने समझने की इस दौरान में कोशिश करेंगे। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके लिए एक प्राधिकरण गठित हुआ है और उस प्राधिकरण की मंशाएं क्या है, क्यों वो गठित हुआ है, उसके संदर्भ में अपन विस्तार से जानेंगे। और उसके बाद में ये जो प्राधिकरण के संदर्भ में जब अपन पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद अपन जानेंगे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के संदर्भ में। ये 2020 में ये रिपोर्ट है वो जारी हुई है, इसके संदर्भ में जानेंगे। और उसके उपरांत हम तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, कोशिश करेंगे अगर शुरुआती दो थोड़ा लंबा खींच जाता है तो तीसरे को छोड़ दें, तीसरा भी अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे। चूंकि हम कोशिश बहुत ये करेंगे कि हम कम समय में अधिकाधिक आपके लिए जो उपयोगी जो जानकारियां हैं उन पर दृष्टिपात करें और उन्हीं को जानें और समझें। तीसरा जो बिंदु है इस दौरान में हमारा जो रहेगा कि अपशिष्ट पदार्थ पैदा करने के लिए जो राष्ट्र हैं, हम जानेंगे कि कौन सा राष्ट्र है इस मामले में अव्वल है और क्यों है, उस पे भी अपन दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो उठते हैं, इसलिए पहले इन्हीं पर अपन बात कर लेते हैं। अब चूंकि हम और आप ये बहुत बेहतरी के साथ जानते हैं कि जून से जो सितंबर की जो अवधि रहती है, जून से सितंबर की जो 4 महीनों की जो अवधि है, इस दौरान में भारत के अधिकांश राज्यों में, क्षेत्रों में जो बारिश है वो होती है। और अपन समझते हैं कि जो जाने तो पूर्वी और जो उत्तरी जो राज्य हैं, पूर्वी और जो उत्तरी राज्य हैं, उनमें अपेक्षाकृत पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा अधिक बारिश होती है, ये हम समझते हैं, जानते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। हालांकि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो इसको लेकर दो धड़ों में समाज है वो विभक्त है। बहुत सारे पर्यावरणविद ये कहते हैं कि नदियों को जोड़ने से नदी अपने मूल स्वरूप में रही रहती है और इसके कई प्रभाव है वो निकल करके आते हैं। इन्हीं मानवीय गतिविधियों के चलते, इनके हस्तक्षेप के चलते, नदी में हस्तक्षेप के चलते जो कई तरह की जो प्रजातियां हैं वो प्रभावित होती हैं। और एक रिपोर्ट यूएन की ये बताती है कि इस तरह के हस्तक्षेपों से लगभग 10,000 प्रजातियों का जो जीवन है वो खतरे में भी पड़ गया था। अब अपन राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में नहीं, अपितु जो एक प्राधिकरण गठित हो रहा है उसके संदर्भ में बात करेंगे। अब भारत सरकार ने जो इस प्राधिकरण का गठित कर रही है उसका अगर अपन नाम देंगे तो उसका नाम है NIRA, यानी नेशनल और इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। ये एक प्राधिकरण है वो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसका वित्त पोषण होगा वो आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों के माध्यम से होगा। अगर अपन अगले बिंदु की ओर जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है, तो ये एक इसके लिए तय किया गया था कि इसके लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन ये जो बैठक आयोजित की जानी थी, चूंकि अपन आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो बाधित हो गई हैं, इसलिए ये बैठक अब तक हो नहीं पाई है। और इसके लिए आगामी वक्त में जब कभी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब यह बैठक होगी और उसके बाद में इसके लेकर के इस प्राधिकरण की जो कार्य योजना क्या रहेगी इस पर विस्तार से बातें हैं की जाएंगी। अब राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य क्या है वो तो हम और आप हैं, अगर आपने पूर्व में पढ़ा है तो आप जानते होंगे। जो अधिक जहां पर बारिश होती है उनको जो सूखे इलाके हैं उनसे जोड़ने के लिए ये परियोजना है, यानी जल की अधिकता जिन क्षेत्रों में है उनकी जो पानी रहेगा, उन नदियों का जो पानी रहेगा वो शुष्क इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि जो जल का वितरण है उसको सही किया जा सके और इस जल वितरण के माध्यम से कई सारी समस्याएं हैं उनका निदान है वो खोजा जा सके। अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो NWDA के माध्यम से इस प्राधिकरण को और इस जो परियोजना है उसको प्रबंधित करने का काम किया जाएगा, इसका प्रबंधन किया जाएगा, यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। मैं लिख देता हूं, आप साथ में नोट करना चाहो तो करते जा सकते हो। नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी,
जो क्या करेगी, राष्ट्रीय नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके लिए प्रबंधन का कार्य करेगी। अब जो प्राधिकरण जो बनाया जा रहा है उसके विषय में भी हमने समझा है। अब थोड़ी सी ये जानेंगे कि राष्ट्रीय नदी जोड़ी परियोजना के उद्देश्य क्या है, उससे कौन कौन से लाभ होंगे और उससे कौन कौन सी हानि भी हो सकती है, वो उठानी हमें पड़ सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात तो इससे होगी कि जल है वो एक समान अनुपात में वितरित हो पाएगा। उसके बाद में अगर जैसे पेयजल की अगर किसी क्षेत्र में समस्या है तो वो इससे कम हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त कृषि सिंचित क्षेत्र हैं उनमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कृषि सिंचित क्षेत्र है वो इससे क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर हम और इससे जानते हैं तो इससे वनीकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वच्छ प्लस सस्ती जो ऊर्जा है उसकी हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा इससे भी हमें मिलने की संभावना बनेगी। वनीकरण होगा, कृषि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी, पेयजल की जहां पर समस्या है वो भी मिटने की ओर आएगी, बिजली बन सकेगी यानी इसके अंतर्गत, वो तो हमने देख लिया है। ये इसके प्रमुखतम लाभ हैं, लेकिन इसके कई किस्म की हानियां भी हैं। अब अगर अपन उसको जैसे अगर बांध इसको लेकर के बनाए जाते हैं तो ऐसे में लोगों को क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होने पड़ेगा। तो इससे एक दिक्कत तो ये आ जाती है। अब दूसरी दिक्कत की अगर अपन बात करते हैं तो जब दो नदियों का जल मिश्रित होगा, दो नदियों का जल जब मिश्रित होगा तो इससे जैव विविधता प्रभावित होगी। क्या प्रभावित होगी, जैव विविधता। अगर आप जैव विविधता का अर्थ नहीं जानते हैं तो बतला देता हूं। जैव विविधता जैसा कि हमें शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, यानी जीवों की विविधता। अगर हम और विस्तार से थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो जीव है और जो वनस्पतियां हैं उनके प्रकार, और जब हम संख्या की गिनती की बात करते हैं, उनकी गणना की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो दो नदियों के मिलन के फलस्वरूप क्या प्रभावित होगी, जैव विविधता। अब किस तरह से होगी, अगर आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न कौंध है तो जैसे आप अगर कोई हमारा व्यक्ति रोजगार की तलाश में अपना जो क्षेत्र विशेष है उसको छोड़ करके बाहर जाता है, जैसे हमने और आपने मारवाड़ी भाषा में बहुत दफा ये सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति जैसे ईरान या इराक बाहर गया हो, अरब कंट्रीज में गया हो, तो हम सुनते हैं कि बठा को पानी कौन जचो। पानी नहीं सेट होने का अर्थ है कि यहाँ की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो वहां जाकर के उससे मेल नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि उसके जीवन के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या हो सकता है कि जो नदियों में जो जल मछलियां हैं या और जो जीव है, इसके अतिरिक्त अन्य तरह की कई तरह की समस्याएं भी इससे क्या है आकर के खड़ी हो सकती है। तो जैव विविधता भी इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। कई पर्यावरणीय समस्याओं का भी इससे क्या करना, सामना करना पड़ सकता है। ये हमने समझा है। यूएन की एक रिपोर्ट चूंकि मैंने बताया है कि प्रकृति में मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक वर्ष के अंतर्गत, जैसा पिछले वर्ष उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 10 लाख जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके जहां पर लाभ हैं तो उसकी बहुत सारी हानियां भी हैं। ये पर्यावरणविद तो यही कह रहे हैं कि नदी का जो मूल स्वरूप है उससे किसी भी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि उससे कई तरह के परिणाम है वो भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि जल की समस्याएं भी पूरी करनी है, कई तरह की मानवीय समस्याएं भी आकर खड़ी हो चुकी हैं। पेयजल की बहुत जगह समस्याएं हैं। कृषि सिंचित क्षेत्र है उनमें भी जल की कमी के कारण वहां पर जो फसलें हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही हैं। तो इसका निदान खोजना भी है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। जैसा कि अपन देखते हैं कि विभिन्न सारे राज्यों ने भी नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से, दो जो राज्य हैं उन्होंने पारस्परिक रूप से नदी जोड़ो परियोजनाएं लागू करने का काम भी किया है। जैसे केन और बेतवा को जोड़ने की बात थी, कृष्णा और गोदावरी के संदर्भ में बात की जाती है। इन दोनों को जोड़ करके कई तरह की समस्याओं को, अब आप कहोगे कि चूंकि दो नदियों के मिश्रण से तो दिक्कतें खड़ी होती हैं, तो फिर इनके जोड़ने से फायदा क्या होता है। देखिए अपन देखते हैं कि जो सम्मान, जो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनकी भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं वो एक किस्म की होती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो दो नदियां लगभग बहुत ही आसपास के क्षेत्रों में बह रही हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो प्रकृति है वो भी एक ही किस्म की हो। ऐसे में जब हम दूसरी नदी में उसका पानी लेकर के ले जाएंगे तो ऐसे में जीव विविधता पर भी खतरा कम होगा और अन्य किस्म की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने का खतरा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात हमने आपसे समझ ली है। तो बहुत कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो एक ही क्षेत्र में यानी समान भौगोलिक स्थितियों वाले क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनको आपस में मिला लिया जाए। लेकिन इसका ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चूंकि मानसूनी क्षेत्र में अपन देखें कि मानसूनी समय में तो वो नदियां पानी से लबालब भरी रही और हम उसके बाद में पानी ले जाएं तो स्थिति बाद में ये हो कि नॉन जो मानसूनी जो मौसम है उसके अंतर्गत स्थिति ये आकर के हो जाए कि उन नदियों में पानी थोड़ा बहुत भी नहीं बसता, मछलियां हैं वो भी
जीवित रहने के कगार पर नहीं रहती है, या फिर वो जो नदियां हैं वो पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो इसका भी इस दौरान में ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि जब हम नदियों के जल को मिला रहे होते हैं तो उसका वितरण इस तरह से किया जाए कि 12 महीने हैं वो इन नदियों में पानी है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहे, ताकि जैव विविधता को भी खतरा ना रहे। समान किस्म की जहां पर भौगोलिक स्थितियां परिस्थितियां हैं, जहां पर नदियां बहती हैं, उनके मिलन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और आगामी वक्त में चूंकि मैंने कहा 2 धड़े बटे हैं तो उनके लिए बीच की राह निकालने की आवश्यकता है। यह हमने समझा है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत और उस प्राधिकरण के संदर्भ में बात की है जो गठित होना शेष है। लेकिन मैंने एनडब्ल्यूडीए के बारे में भी आपको बताया है कि एनडब्ल्यूडीए जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो एजेंसी है जो इसका प्रबंधन करने का कार्य कर रही है, अगर इसके विषय में थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 14 जुलाई 1982 को हुआ था, इस एजेंसी का गठन। अब ये जो एजेंसी है इसका जो वित्त पोषण है वो करने का काम करती है भारत सरकार। अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो जल संसाधन जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, उसकी यह एक एजेंसी है। ठीक है, इसका काम क्या है? चूंकि मैं बताऊं जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है प्लस हिमालयी जो नदी प्रणाली है, इन दोनों नदियों के जो जल है उसके संदर्भ में अध्ययन करना, उसके संदर्भ में कार्य योजना तैयार करना, उसका काम कौन करता है? एनडब्ल्यूडीए करता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ये कार्य करती है। तो ये हमने समझ लिया है नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर है वो हम रुख करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट की। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। देखिए ये जो रिपोर्ट है उसको जारी करने का काम जो किया है वो किया है हाउस फ्रीडम ने। यह है एक अमेरिकन संस्था है। कौन सी संस्था है? एक अमेरिकन संस्था है हाउस फ्रीडम, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 2020 की स्थितियों पे है या नहीं है, क्योंकि अब तो सारी स्थितियां डामाडोल हो गई हैं। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होंगे जो इस आपदा काल में हो सकता है कि कई निरकुशतावादी फैसले भी ले ले, निर्णय भी ले ले। ऐसे में आपदा के वक्त में अगर इस किस्म के निर्णय लिए जाते हैं तो हमें उनके ऊपर विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करके रिपोर्ट बनाना और किसी पे आक्षेप लगाना वो सही बात नहीं होती है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है वो 2020 की नहीं बनी हुई है, ये 2019 के अनुसार बनाई गई है। हाउस फ्रीडम ने इसको बनाया है। हालांकि रिपोर्ट है वो जारी की गई है 2020 में, इसलिए इसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 है वो कहा गया है। हाउस फ्रीडम अमेरिका की एक संस्था है, ये बता दिया है। अब इसने किस तरह से रिपोर्ट है वो जारी की है, इसमें टोटल जो देश इसने लिए हैं वो लिए हैं 195। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र लिए हैं वो है 15। 195 देश और 15 क्षेत्रों को मिलाकर के उसने ये रिपोर्ट है वो तैयार की है, इनकी जारी की है। अब चूंकि फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट है उसके लिए जो तय जो मानक है वो कितने हैं? 2 हैं। अब 2 मानक वो कौन कौन से हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है? जिनमें एक तो है राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मुझे लगता है राजनीतिक स्वतंत्रता थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनमें किसी देश के नागरिक को हिस्सा लेना के लिए अभिष्ट हो वो हिस्सा ले सकता हो, मतदान वो कर सकता हो, वहां की चुनावी प्रक्रिया में वो भाग ले सकता हो, चुनाव लड़ सकता हो। ये तो मैंने आपसे साझा कर लिया है। तो अगर इस तरह के अधिकार एक राष्ट्र को मिले हुए हैं तो वहां की राजनीतिक स्वतंत्रता है वो माना जाता है कि अच्छी किस्म की है। नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाद विवाद करने की स्वतंत्रता है, असहमति रखने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ये इसमें जांचा जाता है। और इन 2 मानकों के आधार पर ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 है वो ये जारी की गई है। अब चूंकि इसके लिए अंक विभाजन भी किया गया है, टोटल जो नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 100 में से नंबर है प्रत्येक राष्ट्र को प्रदान किए जाएंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जितने नंबर निर्धारित हैं वो है 0 से 40 के बीच। यानी कोई राष्ट्र है राजनीतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, यानी मतदान लोगों को सबको प्राप्त है कि नहीं, स्त्रियों को पुरुषों को कितना प्राप्त है, चुनावी प्रक्रिया कितनी स्पष्ट ढंग से हो पाती है, ये सारी चीजें देख करके 0 से 40 के बीच में उसको नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। नागरिक स्वतंत्रता है उसके लिए अंक ज्यादा हैं, वो है 0 से
60, यानी अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है, जो चूंकि मैंने नागरिक स्वतंत्रता को विस्तार देते हुए उसको परिभाषित करते हुए आपको बतलाया था, वो ही बात है। तो 0 से 40 नंबर राजनीतिक स्वतंत्रता किस स्तर की है उसको देखकर दिया जाता है। 0 से जो 60 नंबर है वो नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके शीर्ष राष्ट्रों की बात करते हैं कि सबसे अव्वल नंबर के राष्ट्र कौन से हैं, तो इनमें फिनलैंड का नाम आता है, इनमें नॉर्वे का नाम आता है, इनमें स्वीडन का नाम आता है। अपन देखते हैं जैसे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जो निकल करके आती है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रों में, चाहे इन राष्ट्रों को अपन देखते हैं तो भी वो इसमें अव्वल आते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड में भी ये राष्ट्र अव्वल हैं और इनको 100 में से 100 अंक मिले हैं। और ये तीनों जो राष्ट्र हैं वो कौन से स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर हैं। अब आपकी दिलचस्पी है वो इस जानने में होगी कि भारत है उसकी रैंक है वो कितनी है। भारत इसमें रैंकिंग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो भारत को मिली है 83वीं रैंक। अब बता देते हैं, पिछले वर्ष जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके मुकाबले भारत है वो 4 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले बार भारत को 75 अंक इसमें मिले थे, इस बार भारत को इसमें 71 अंक मिले हैं। चूंकि मैंने कहा कि 100 नंबर विभाजित हैं और इसके लिए जो राष्ट्रों की जो सूची जारी की जाती है उसको 3 नामों से बुलाया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो राष्ट्र रहते हैं उनको स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है, जहां पर नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता अच्छे स्तर पर है। दूसरी बात अगर करते हैं तो उसमें कम स्वतंत्र राष्ट्रों की सूची जारी की जाती है। और तीसरे नंबर पर जो राष्ट्र होते हैं वहां पर है यानी स्वतंत्रता नहीं अथवा स्वतंत्रता दयनीय, स्वतंत्रता नहीं, इस नाम से 3 नाम से ये है जारी की जाती है। भारत है वो स्वतंत्र राष्ट्रों की सूची में है, उससे नीचे बस एक राष्ट्र है। अब हम बात कर लें 83वें स्थान पे भारत इस बार रहा है। अब इस जो फ्रीडम हाउस है अमेरिकन संस्था जिसने ये रिपोर्ट जारी की है उसने वो कौन कौन सी बातें बतलाई हैं जिनकी बदौलत भारत को 4 अंक की गिरावट है वो सहनी पड़ी, दर्ज करनी पड़ी। और भारत चूंकि ये भी महसूस किया गया है कि 25 बड़े जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनकी इस बार जो अंक मिले हैं उनको उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। भारत के संदर्भ में गिरावट आने के क्या कारण है ये अपन जान लेते हैं। चूंकि हम और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2019 में CAA का जो आया था एक बहुत ही विवादास्पद जो एक CAA निकल करके आया था, तो उसके बाद में से जैसे लोग इसके लिए विरोध कर रहे थे तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये मानना था कि उनका दमन किया गया था। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि भारत की जो एक छवि है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इस बार उस पर भी कुठाराघात हुआ है, उस पर भी क्या लगा है? कलंक लगा है। और इसके मामले में भी भारत इसलिए इस रिपोर्ट में नीचे आ जाता है। अगर हम और बातें करते हैं तो इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि जो व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, भारत जो दावा करता है कि हमने व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको हमने सुनिश्चित कर रखा है, तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का ये दावा है वो इस बार गलत ठहरा है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट का ये भी मानना है कि भारत सरकार ने इस बार हिंदूवादी नीतियों को ज्यादा प्राथमिकता दी है और इसलिए इसका जो धर्मनिरपेक्षता का दावा है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है और इसलिए हमने इस रिपोर्ट में है भारत को 4 स्थान है वो गिरा दिया है। अगर हम थोड़े से और कारणों की बात करते हैं तो चूंकि चीन का भी इसके साथ में उदाहरण देके बतलाया गया है, चीन में तो आप जानते होंगे उइगर मुस्लिमों की जो कुछ स्थिति है उसके संदर्भ में चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो दुनिया भर से छिपा हुआ नहीं है। उइगर मुस्लिमों को चूंकि अलग कैंपों में रखा जाता है, उनके यौन शोषण किया जाता है, उनके ऊपर हिंसा की जाती है, इसके अतिरिक्त उनको किसी किस्म के अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है, बुरी तरह से उनको प्रताड़ना दी जाती है, अलग अलग इलाकों में उनको रखा जाता है। ये उइगर मुस्लिमों के साथ जितना बुरा बर्ताव है इस आधार पर चीन की रैंकिंग में इसमें गिरी है। हालांकि मैंने ये बहुत कोशिश की थी, चूंकि हम और आप हैं वो एक तरह से बहुत ये कोशिश करते हैं कि अपने जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं चीन और भारत, उनकी रैंकिंग, चीन और पाकिस्तान, उनकी रैंकिंग तो हम जान ले, लेकिन अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो श्रेष्ठ से करनी है और अगर खुद श्रेष्ठ से भी नहीं करनी चाहिए तो वो खुद से करनी चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी कि इनकी रैंकिंग है वो देखी जाए, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। अगर आगामी एपिसोड्स में मिलती है तो मैं आपको पाकिस्तान और चीन की जो रैंकिंग रहेगी उससे भी अवगत जरूर ही वो करवा दूंगा। तो ये सारे कारण रहे थे कि भारत है वो इसमें नीचे रहा। इसके अतिरिक्त एक कारण इसमें और बताया गया है कि भारत की जो पत्रकार हैं, इसके अतिरिक्त जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, जो शिक्षक हैं, जो वकील हैं, उनको अपने विचार प्रकट करने से उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको रोका गया, उनको है बहुत तरीके से धमकाया गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, इसलिए भारत है वो जो 4 अंकों की जो गिरावट आई है वो इन कारणों के चलते आई है। हमने 5-6 कारणों के संदर्भ में है वो यहां पर जान लिया है। फ्रीडम हाउस के संदर्भ में अगर अपन जाने, जिस
फ्रीडम हाउस के संदर्भ में आप याद होगा आपको, इसने ये रिपोर्ट जारी करने का काम किया, अमेरिका की एक संस्था है। ये बनी थी 1941 में, स्थापित हुई थी ये न्यूयॉर्क में। कहां स्थापित हुई थी? 1941 में ये न्यूयॉर्क में हुई थी। अब मैं बात करूं तो इसका ये दावा है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इसके अतिरिक्त ये जो दो मानक लेकर के चलती है उनका समग्र रूप से विश्लेषण करती है। ये बतलाती है कि राजनीतिक जो अधिकार हैं, कौन से राष्ट्र में महिलाओं को कितना हक है, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने का कितना हक है, चुनावी प्रक्रियाएं किस तरह से संपादित हो रही हैं किसी राष्ट्र में। इसके अतिरिक्त लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये देखते हैं कि अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है, असहमति प्रकट करने की कितनी आजादी है, वाद विवाद करने की कितनी आजादी है, प्रतिरोध करने की कितनी आजादी है। ये तमाम सारी चीजें देखने के बाद में ये संगठन है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपता है और अपनी रिपोर्ट बताता है। चूंकि मैंने कहा 2019 के अनुसार ये रिपोर्ट है वो बताई गई है, तो ये हमने पूरी तरह से इसमें समझने की कोशिश की है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट है वो क्या क्या कहती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तीसरे बारे में। जब हम बात कर रहे थे कि हम जानेंगे इसमें जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको पैदा करने के मामले में भारत की स्थिति के विषय में समझने की इस दौरान में कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे पास कई तरह के डाटाज हैं और हम समझेंगे कि भारत है वो प्रतिवर्ष में कितना जो डाटा है उसका एकत्रीकरण करता है, वो अपशिष्ट पदार्थ का। अब विश्व बैंक, चूंकि विश्व बैंक है, आप सोच रहे होंगे कि आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में ये नजर रखता है, पैनी नजर रखता है, फिर अपशिष्ट का भी क्यों? क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों की भी ये कब से गणना करने लग गया होगा। हालांकि ये गंभीर बात है और हकीकत है कि विश्व बैंक ने अपशिष्ट पदार्थ कोई राष्ट्र कितना पैदा कर रहा है उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट है उसको जारी किया है। अब अगर अपन थोड़ा सा आंकड़ों की ओर देखें तो इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान पर जो राष्ट्र है उसका नाम है भारत, हम ही हैं। दूसरे स्थान पर अगर अपन बात करते हैं तो इस पर जो आता है वो है अमेरिका। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं आंकड़ों के साथ में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, मैं अपने आंकड़े मेरे साथ में हैं। 2016 के अनुसार इन्होंने ये बतलाया है कि भारत ने 27.70 करोड़ जो टन है वो कचरा पैदा है वो इस दौरान में किया था। और इसके बाद में ये संभावना व्यक्त कर रहा है, इस विश्व बैंक के माध्यम से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2030 तक भारत है वो 38.78 करोड़ टन है वो कचरा है वो पैदा कर लेगा। ठीक है, अमेरिका भी स्थिति है वो भी बहुत खराब बताई जा रही है। इसके अनुसार अमेरिका ने 2016 में 26.37 करोड़ टन कचरे को पैदा किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये क्यों बढ़ जाता है कचरा उत्पादन। जैसे अपन देख रहे हैं कि शहरीकरण लगातार है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल है वो भी थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, आबादी भी है वो सतत बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर अपन सबसे बड़ा कारण तलाश करने की कोशिश करें तो वो क्या है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये आबादी ही है। भारत में आबादी लगातार इतनी बढ़ रही है कि भारत में जो कचरा अथवा जो अपशिष्ट है वो अधिक पैदा हो रहा है। अब अपन समझेंगे कि इसका अगर अपन सही रूप से आकलन करना चाहते हैं कि विश्व में कौन सा राष्ट्र, कौन सा व्यक्ति अधिक कचरा उत्पादन कर रहा है, तो हम पैदा कर रहा है, तो हम समझेंगे कि प्रति व्यक्ति कचरा पैदा करना कितना है। एक व्यक्ति एक दिन में प्रति व्यक्ति कचरा कितना पैदा कर रहा है वो आंकड़ा भी हम आपके सामने रखेंगे। भारत है वो 570 ग्राम प्रतिदिन व्यक्ति है वो कचरा पैदा करता है। अगर हम इसमें बात करें भारत के उन प्रमुख शहरों की जहां पर अधिकाधिक कचरा पैदा हो रहा है, तो उन शहरों में जो शीर्ष जो शहर हैं उनमें नाम आता है दिल्ली का नाम आता है, उनमें जो नाम आता है वो ग्रेटर मुंबई का नाम आता है। बड़े बड़े जो महानगर हैं उन्हीं की स्थितियां हैं वो इस तरह की हैं। उसके बाद में इसमें जो नाम आता है वो चेन्नई का नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है और इसमें बेंगलुरु का नाम आता है। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन जो हमने समझा है, भारत इस मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रति व्यक्ति कचरा पैदा करने में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? इसमें 7वां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो इसमें बरमुडा है ना, वो पहले स्थान पर है और अमेरिका इसमें है वो दूसरे स्थान पर है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं वो मैंने आपके साथ में है वो साझा कर लिए हैं। इसके कारण भी हमने जान लिए हैं। भारत में बड़ा जो कारण है वो आबादी है उसका अधिक होना है। अब हमने प्रति व्यक्ति अगर अपन औसत की बात करें कि वैश्विक औसत इसका कितना है, तो वो हम समझेंगे तो वो है 740 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसमें चीन है वो 430 ग्राम है, बांग्लादेश है वो 280 है और पाकिस्तान का भी जानना चाह रहे होगो तो वो है 430 ग्राम टोटल है। दक्षिण एशिया में यह जो आंकड़ा है वो कितने का है? 500 ग्राम है। भारत के संदर्भ में जाना, अब प्रति व्यक्ति में सबसे ऊपरी जो स्थान पर है वो कौन सा है? बरमुंडा है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। उसके बाद में कनाडा का स्थान आता है,
और तीसरे नंबर पे इसमें स्थान आता है अमेरिका का, जहां पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो कचरा जो पैदा किया जाता है वो इन शीर्ष ये 3 राष्ट्र उसमें स्थान रखते हैं। और अगर अपन टोटल 5 की बात करें कि कुल कचरा उत्पादन में टोटल 5 देश कौन कौन से हैं, तो उनमें 1 नंबर पे है भारत, 2 नंबर पे इस पे है यूएसए अमेरिका, 3 नंबर पे अगर अपन इसमें बात करते हैं तो चीन, चौथे नंबर पर अगर इसमें अपन बात करते हैं तो ब्राजील, और 5वें नंबर पर अपन इसमें बात करते हैं तो इंडोनेशिया। और यही रिपोर्ट है, बस आंकड़ों से है, इसलिए आप इसको प्री पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा मान सकते हैं। ये हमने समझ लिया है पूरी तरह से कौन कौन से राष्ट्र हैं वो इसमें अधिक है। मुख्यतः जो कारण है वो शहरीकरण है, बढ़ती आबादी है, लोगों की जो जीवन शैली है वो लगातार है वो बदलती रह रही है, जनसंख्या वृद्धि है, ये सारे इसके कारण है। कई तरह के आर्थिक कारण भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं, उसके संदर्भ में हमने बात की थी। सबसे पहले अपन ने राष्ट्रीय नदी जोड़ाव परियोजना के संदर्भ में जाना था, उसके जो एक प्राधिकरण गठन हो रहा है उसके विषय में जाना, इसकी जो कुछ जो उद्देश्य हैं इस नदी जोड़ो परियोजना के पीछे उसके विषय में जाना, इसके लाभ के बारे में जाना, इसके हमें कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव झेलने को मिल सकते हैं इसके विषय में भी हमने जाना था। उसके बाद में हम पहुंचे थे फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की उस रिपोर्ट में, जिसमें 2 मानकों के आधार पर 195 देशों और 15 क्षेत्रों की रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। सबसे निचले स्थान पर उसमें हाँ वही तानाशाह साहब जो बहुत दिनों बाद अब मिले हैं, उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन का जो राष्ट्र है वो इसमें सबसे निचले स्थान पर है इस रिपोर्ट में। और इसमें सबसे शीर्ष पर फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये हमने समझा है। भारत का इसमें 83वां स्थान है, 4 स्थान की इसमें गिरावट आई है। पिछली बार 75 पे था, इस बार 71 पर आ गया है। कारण क्या है वो हमने समझा है, सीएए वाला समझ लिया है। इसके बाद में बताया जा रहा है हिंदूवादी नीतियां इसमें ज्यादा आई थी, चीन के जो उइगर मुस्लिम हैं उनकी स्थितियों के संदर्भ में भी हमने समझा था। इसके अतिरिक्त हमने जाना था कि हाँ अगर एक चीज मेरे से वो छूट गई है वो मैं आपसे जरूर साझा कर लेता हूं, जिसमें जैसे मैंने कि कहा था कि 0 से 40 नंबर में राजनीतिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो विभक्त है, और 0 से 60 के बीच में अंक दिए जाते हैं नागरिक स्वतंत्रता का। अब भारत को 0 से 40 राजनीतिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें भारत को 40 में से जितने अंक मिले हैं वो हैं 34, और इसके अतिरिक्त भारत को नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 60 में से जितने अंक हैं वो मिले हैं 37। तो नागरिक जो स्वतंत्रता है वो भारत में लचर स्थिति में है, अपितु राजनीतिक स्वतंत्रता है वो अच्छी स्तर की है। तो ये हमने इसमें समझा है। इसके अतिरिक्त वो उन कारणों की तलाश की थी। फ्रीडम हाउस के बारे में जाना था, 1941 में न्यूयॉर्क में ये स्थापित हुआ था, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए कार्य करता है, लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए कार्यरत है। ये किस तरह से रिपोर्ट तैयार करता है इस विषय में भी हमने जान लिया था। और अंत में हमने जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, जो अधिकाधिक किन राष्ट्रों में पैदा किया जाता है उनके बस आंकड़ों के संदर्भ में जाना समझा है। एक आधा उसके बारे में कारण जान लिया कि जो वहां पर जो जहां आबादी ज्यादा है, शहरीकरण है, आर्थिक गतिविधियां हैं, लोगों की जो लाइफ स्टाइल बदल रही है उसके चलते इस तरह का काम है वो कचरा है वो बढ़ रहा है। हमने जाना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना कचरा है वो भारत और इसके अन्य राष्ट्रों में कौन सा है, कौन सा राष्ट्र इसमें शीर्ष पर है, वो परी के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआती जो है वो प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अभी प्लस टीवी, जहां पर आपको बहुत सारे कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। आप अपने मतलब के कार्यक्रम वहां से निकाल सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।